वो सब मुझे प्यार करना शुरू हो गई और मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा तो काम ही बहुत अच्छा है, ये काम करो यार, इसमें तो इज़्ज़त बड़ी है। तो फिर मैंने लगातार 3-4 साल कॉम्पिटिशन लड़े। अब मैं कह रहा हूँ यही काम करूँगा। वो कहते हैं ये कोई काम है? हम लोगों को क्या बताएँगे? लोग बोलते हैं हमारा बेटा पुलिस में है, हमारा बेटा आर्मी में, कि इतना नाम करिए कि लोग तुझे पहचाने। तो वो वर्ड मेरे अंदर रह गए। फिर मैंने उसकी मेहनत शुरू तो करी। सिंगर के साथ-साथ आपने बहुत सारे टाइटल भी लिए, सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, मतलब बहुत सारे टाइटल्स लग गए हैं। वो धीरे-धीरे होते गए जी। मैं बहुत लंबा तो नहीं कर रहा ना बिल्कुल नहीं, भी? नहीं, हाँ, नहीं। ठीक है। अगर बहुत लंबा करा मैं छोड़ दूँगा। नहीं, नहीं। तो वो कंपनीज़ के पास गाने जाते थे जी, तो कंपनियों का अपना चलता, हाँ, बैठो सुनाओ क्या लाए हो? क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, इसमें आपने यहाँ अच्छा नहीं गाया, इसका ये लाइन चेंज कर दो। तो धीरे-धीरे मैंने ये सीखा कि जो कंपनी के जो लोग बैठे हैं उनको खुद तो म्यूज़िक का पता ही एम भी कुछ नहीं नहीं। पता। उनको सरगम का सा नहीं पता, हाँ। वो मुझे कैसे जज कर सकते हैं? मुझे लगता है वो ही काम करते, वही काम ज़िद, करते हैं। मेहनत। अगर मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि यार इसकी बात सुननी क्यों है? इसको सरगम का सा नहीं पता, इसको सा लगाना नहीं आता, इसको वीडियो का लेंस नहीं पता, कैमरे में कौन-सा लेंस पता है, एंगल नहीं पता है इसको, ये मुझे क्यों जज कर रहा? और मैं इसको जज करने इतनी लिबर्टी दूँ क्योंकि ये मुझे जज करे। जज करें। मीका सिंह को बहुत मानते हो आप। जी। मतलब मैंने जितना भी देखा आपके बारे में, आपने जी। अपने अपना गुरु माना है, अपना भगवान भी माना है आपने जी। उनको। मतलब एक जो ओहदा, मेंटोर, सब कुछ जी। आपने माना है। क्यों इतना प्रेम लगाव क्यों उनके साथ? मैं जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया ना, एक्चुअली मैं सबसे पहले बता दूँ कि आई एम द ओनली शागिर्द जो मीका सिंह का, जो हमारे में एक रस्म होती है शागिर्दों की। हाँ, हाँ। तो वो उसमें प्रॉपर मतलब गंडा बनता है, हाँ। फिर आप गुरु को कुछ गिफ्ट करते हो, गुरु आपको बड़ा, और गुरु फिर आशीर्वाद देता है, उसके हुँ। बाद आप उनके शागिर्द हो जाते हो। आई एम द ओनली वन जो विधिवत तरीके से उनका शागिर्द हुआ है। देखिए मैंने टैटू भी इनके नाम का कराया हुआ है, मीका सिंह। हाँ। मेरी बॉडी पे एक ही टैटू है, वही है मीका सिंह। ये आप मतलब पहले, मतलब इतने अच्छे इंटरव्यू पे किसी जगह पर पहली बार किसी ने मुझसे ये बात आगे से बोली है कि आपने ये शुरू ये किया। ट्रेंड शुरू हाँ, आपने ही किया है। इससे पहले लोगों को लगता था कि मेरे गाने से पहले शायद कई गाने आ चुके हैं, मैं कहीं से इंस्पायर हुआ, और मेरे बाद जो गाने आ रहे हैं वो कहीं और से इंस्पायर हुए, लेकिन ओरिजिनली वो शुरू मैंने किया था। और वो भी ऊपर से मुझे लगता है भगवान की आमद थी कहीं से आई कि गाना ऐसे बनाते हैं। तो शुक्रिया आपने ये बात बोली, कहीं मेंशन करी, बड़े लोग बुरा भी मान जाएंगे। आपका टर्निंग पॉइंट ओ टीना गाने से हुआ। जी। ठीक है। टीना के साथ-साथ आपने 4-5 और भी नाम लिए हैं। जी। जानना चाहेंगे कि उन पाँचों में से कौन-सी ऐसी इंस्पिरेशन थी कि आपके टर्निंग पॉइंट का गाना बन गया वो? उसका नाम भी लेना है? हाँ जी। लेना है। ओह! ये तो फँसने वाला काम है। क्या उस ज़माने में ढोलक, तबले, ढोल, यूके स्टाइल ढोल डालो, गाने को बड़ा करना है, यही चल रहा लेविश था। गॉडी एकदम। हाँ, बड़ा हाँ। मतलब बिग ग्रैंड बिग ग्रैंड पंजाबी, ग्रैंड, हाँ। टोटली ग्रैंड पंजाबी गाना बनता। और वो सुनती होंगी मेरा गाना, तो भाई मुझे माफ़ कर देना, अपने नाम मत मान लीजिए, कॉपीराइट मत मांग लेना मुझसे। उन्होंने कभी बोला नहीं, मीका जी ने कभी कहीं पर ना, मतलब इतने साल बोला नहीं है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। जी का बहुत बड़ा शो था, वहाँ शान ने ये गाना गाया, अभी शायद आप लोग जाके देखोगे तो शान जी और 3-4 लोग हैं, वो जी के एक शो पे परफॉर्म कर रहे हैं गाने को। तो वहाँ पर उन्होंने समथिंग समथिंग गाना गाया, तो मीका जी ने वहाँ पहली बार मेंशन किया कि ये गाना मेरा चेला है दिलबाग सिंह, उसका है, और उससे मैंने छीन लिया। थैंक यू दिलबाग सिंह, आई लव यू, ऐसा बोला अरे उन्होंने। वाह! वो अच्छा फील हुआ। दिलबाग नाम के ज़िद्दी दिल को आज हमने पकड़ा है उन्हीं के स्टूडियो में। आ नहीं रहे थे पकड़ में, बट आज हमने उनको पकड़ ही लिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कैच कर लिया इस भरी बरसात में। आपने मुझे ढूँढ लिया मैं कहाँ पर हूँ। वो हमारा काम है। मतलब जब हमारे पास में लिस्ट आती है ना कि हमें इनको पॉडकास्ट करना है, हाँ। आपको देख के मैं बड़ी खुश हो गई। Thank मैंने you कहा वैसे। क्योंकि मैंने इतने गाने सुने हैं आपके, बड़े मैं ना आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, थैंक यू। आपकी पार्टीज भी देखती हूँ जो आप कवर करते हैं, आप जितना जोश के साथ में गाते हैं, मतलब बड़ा मजा आता है आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाम ही ऐसा है मेरा, दिलबाग। जिसको मिल के आपका दिल बाग-बाग हो जाए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, और वही आज मैं ऐसा फ़ील भी कर रही हूँ। थैंक क्योंकि यू। मैंने कहा ना, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे दिलबाग सर का पॉडकास्ट करना था, इसलिए ये मतलब वो ये वाला मोमेंट होता है ना, वो वाला मैंने फ़ील किया है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पर आज का जो दिलबाग है, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन उस दिलबाग का क्या जो 2003 से पहले था, जब वो शायद जिसने वो पहला थॉट लाया होगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है और अपना नाम बनाना है, उस दिलबाग की कहानी क्या है?
उस दिलबाग की कहानी वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा छोटा करके बताऊँगा। मैं जब स्कूलिंग करता था, पढ़ रहा था मैं, तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही ज़ीरो था। आज भी मुझे कोई पढ़ने लिखने का काम आ जाए, मैं बड़ा फँस जाता हूँ। मुझे और मेरे जो साइन है चेक बुक पे मैं वो भी बड़े ख़राब करता हूँ कि मैं वो कई बार मैं चेक साइन करता हूँ, वो मेरा ही काटा हुआ चेक मेरे हाथों का बाउंस हो जाता है कि साइन मैच नहीं कर रहा। तो उसमें तो मैं बहुत ही पुअर था। तो पढ़ाई में बहुत पुअर था मैं, तो उससे बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला कि मुझे तबला बड़ा अच्छा बजाना आता था। तो मैंने स्कूल में तबला बजाता था, प्रेयर में, कॉम्पिटिशन में। तो मुझे जो मेरी म्यूज़िक मैडम थी वो मुझे बिज़ी लगती थी। सुबह मैंने अपनी अटेंडेंस देनी और उसके बाद फर्स्ट पीरियड से मैं गायब, मैं म्यूज़िक में मिलता था। सो ऐसे ही हुआ कि एक बार उनका हमारे ज़ोनल कॉम्पिटिशन आया, उसमें उन्होंने बोला कि पंजाबी गाना गाना है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो मुझे लगा ये और एक और बढ़िया तरीका मिल गया, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आ रहे थे पेपर से जो 3 महीने के बाद होते हैं, मंथली पीरियोडिक्स जो होते हैं, क्वार्टरली में आई गेस है, वो वाले होने थे। तो मुझे लगा ये तो बहुत तरीका बचने का, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं गा दूंगा। तो उन्होंने बोला सुनाओ गाना। मैंने गाना सुनाया। हमारी मैडम का नाम था अमृत कौर, जो हमारी म्यूजिक टीचर थी, और हमारे जो म्यूजिक सर थे उनका नाम था भगत सिंह। जेल रोड पे स्कूल है सुखो खालसा, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर मैंने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने बोला कि गा के सुनाओ। मैंने मलकीत सिंह का एक नया नया गाना आया था। कौन सा? वो था ओ जिंद माई जे चलियो, ओ जिंद माई जे चलियो, परदेस कदी ना भुल्ली ओए, कदे ना भुल्ली अपना देश ते अपनी बोली ओए, ओ अपनी बोली ते अपना वेश के एक पल बह जाना, ओ एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नहीं ओए, ओ तेरे मिठड़े नहीं लगदे बोल। तो ये गाना था। ये ऐसे मैंने सुना था, उस टाइम कैसेटें आती थी, तो कैसेट पे मैंने गाना सुना, मुझे लगा मलकीत सिंह का गाना। लेटर ऑन मुझे जाके पता लगा ये तो फोक सॉन्ग है। तो उससे पहले मुझे पता नहीं था ये फोक है कि क्या है। तो मैंने वो गाना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने गाना सुनाया, उन्होंने बड़ी अच्छी रिदम डिज़ाइन कर दी। मैं जोनल 1-2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से वो कॉम्पिटिशन था, मैंने वहाँ जाके कॉम्पिटिशन लड़ा और मैं थर्ड आ गया। अरे वाह! अब मैं जब थर्ड आया और स्कूल में हमारे मतलब 3-4 कॉम्पिटिशन हुए स्कूल के बच्चों के जोनल में, किसी का कोई अवार्ड नहीं आया, किसी को कुछ नहीं मिला, मेरा आ गया थर्ड प्राइज़। और वो ट्रॉफी मिली छोटी सी, मुझे याद है, और साथ में एक सर्टिफिकेट मिला, और एक वो था शायद उस टाइम पार्ले जी के बिस्कुट चलते थे, बिस्कुटों का एक वो पैक था, वो मुझे इनाम में मिला। बिस्कुट तो मैं खा गया। ट्रॉफी मुझे मेरे टीचर ने लिखी है, आपको कल प्रेयर में प्रिंसिपल साहब देंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, चलो ठीक है जी मिलेंगे। अब मैं जब स्कूल पहुंचा तो पहले मैं हमेशा लेट होता था, तो मुझे भेजते थे कि जाओ भाग जा फटाफट प्रेयर पे जाना है। तो मैं बैग भी अपना रखता नहीं था, मैं पहले प्रेयर में जाता था कि तबला मैंने बजाना होता था। सो वहाँ से मुझे मेरे टीचर ने जब बुलाया, उनको मुझे बोला कि तुझे प्रेयर में मिलना है, तो मैं उस दिन मैं जल्दी पहुँच गया, क्योंकि मुझे उस दिन वो इनाम मिलना था, जो मुझे ट्रॉफी मिली थी। तो जैसे मुझे प्रेयर में ट्रॉफी मिली, वो मेरी रिस्पेक्ट ही बड़ी बदल गई, तो पूरा मेरे कायनात ही चेंज होगी। जो टीचर मुझे गालियाँ देते, डांटते थे, वो कहते तू पढ़ेगा, पढ़ता नहीं है, जो क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे, वो सब मुझे प्यार करना शुरू हो गई, और मुझे बड़ा मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा तो काम ही बहुत अच्छा है, ये काम करो यार, इसमें तो इज्जत बड़ी है। तो फिर मैंने लगातार 3-4 साल कॉम्पिटिशन लड़े। आफ्टर 12th शायद 12th का कॉम्पिटिशन मैंने नहीं लड़ा था, क्योंकि मैं पहले बड़ा पुअर था पढ़ाई में। तो मुझे लगा, मेरे घर वालों को लगा अभी भी तू म्यूजिक में घुसा रहा तो फेल हो जाएगा। मैं ठीक था, मैं 33% 34% नंबर आते थे मेरे। तो उसमें मैंने वो शायद 12th का लड़ा, उसके अलावा सभी लड़े। तो 4 साल वो कंपटीशन लड़ा, 4 साल में कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, कभी थर्ड, ऐसे रहा। उसके बाद जब मैं स्कूल छोड़ा, कॉलेज करना था, तो इतने पैसे घर वालों के पास थे नहीं कि मुझे कॉलेज कराया जाए, और मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़ीरो इंटरेस्ट था मेरा भी। तो मैंने भी ज़्यादा प्रेशर दिया नहीं कि मुझे पढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि घर वालों ने पूछा क्या करना है, मैं बड़ा सोचता रहा, 2 महीने मैंने सोचने में निकाल दी। फिर मैंने अपने मदर को बताया। पापा से थोड़ा मैं डरता था, हालांकि मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, मतलब उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं, लेकिन मैं डरता था, थोड़ा होता है पिता से। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ना जी म्यूज़िक करना है। कहती म्यूज़िक में क्या करना? मैं कहा जी सीखूंगा म्यूज़िक। अच्छा अपने प्यो ने दस दे, रात की तरह प्यो आएगा, दस दे। मेरे पापा रात को आए काम से, तो मुझे पूछा हाँ भाई क्या करना है, क्या सोचा तूने? मैंने बोला जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। कहते वो तो ठीक है बेटा, करेगा क्या? मैंने कहा जी मैं म्यूज़िक करूँगा। अच्छा वो तो ठीक है, करेगा क्या? मैं कहा गाने गाऊंगा। कहता ये तो ठीक है, गाने गा ले, करना क्या है?
अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, और वो उनको उनका जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं शो करूंगा। तो बेटा ये तो हो गया, काम क्या करेगा? अब मैं कह रहा हूँ यही काम करूंगा। वो कहते हैं ये कोई काम है? हम लोगों को क्या बताएंगे? लोग बोलते हैं हमारा बेटा पुलिस में है, हमारा बेटा आर्मी में, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड आर्मी है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि हमारा बैकग्राउंड में लोग बोलेंगे हमारे बेटे आर्मी में, कोई बोलेगा पुलिस में, कोई बोलेगा डॉक्टर, तो हम क्या बोलेंगे हमारा बेटा गाने गाता है। तो मैं कहा जी मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन मैं गाना गाऊंगा। सो मेरे फादर ने उस टाइम मुझे बोला था कि मैंने मतलब बहुत पहली बार मैंने लाइफ में जिद करी, वो जो आपका शो का नाम भी है जिद पहली बार मैंने अपनी लाइफ में जिद करी कि मुझे यही करना है, आई एम स्टिक ऑन इट। और मैंने बोला कि मैंने ये करना ही करना है, मुझे आप ये करने दो। तो मेरे फादर ने बोला ठीक है तूने जो भी करना है, तुझे मैं 3 साल का टाइम देता हूँ, तुझे 3 साल दिए, 3 साल में तुझे जो भी करना है वो कर, लेकिन इतने शिद्दत से करियो कि उसमें अपना 200% दियो, और इतनी शिद्दत से करियो कि लोग तुझे पहचाने तेरे नाम से, और तेरी जो मेहनत है वो रंग लाए। तो मेरे फादर ने बड़ा उस टाइम मुझे बस बड़ा शॉर्ट एंड बड़ा शॉर्ट कम लफ्ज़ों में एक लेक्चर दिया, जो मेरे जहन में अच्छे से बैठ गया कि मुझे अपना नाम करना। मुझे उसमें सबसे मेन चीज़ समझ आई ना कि इतना नाम करिए कि लोग तुझे पहचाने, तो वो वर्ड मेरे अंदर आ गए। फिर मैंने उसकी मेहनत शुरू करी। तो वो एक अलग स्टोरी है, पर ये जो जहाँ से दिलबाग सिंह शुरू हुआ ये यहाँ तक की स्टोरी है। मतलब एक इंस्पिरेशन तो शुरू से थी, क्योंकि वो गाने का कीड़ा तो था अंदर, मतलब उस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि आया कहाँ से। तो मेरी सिस्टर जो थी वो उनको बहुत शौक था कीर्तन का। अच्छा। तो उनके कीर्तन करने की वजह से मैं तबला सीखा। तो पहले क्या होता था कि अगर आप आज से 15-20 साल पीछे जाओगे तो होता क्या था कि लड़कियों को अकेले बाहर जाने नहीं जाने देते थे। हाँ। और छोटा भाई हमेशा साथ में रहता था। मेरी सिस्टर को मुझे बोलती तू साथ में चल, मैंने कीर्तन करना है तो तबला बजा लियो, जितने ऊपर ना पैसे आते हैं, जैसे मत्था टेकते हैं तो लोग पैसे भी रखते हैं ना, तो मुझे बोलती जितने पैसे आएंगे तू ले लियो, तो तुझसे पैसे नहीं मांगूंगी, पर मेरे साथ। उसको बहुत शौक था गाने का, बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं इनके साथ जाता तबला सीखा। तो वो जो डाइवर्जन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो शौक मेरा शुरू हुआ जहाँ से मुझे इज्जत मिलनी शुरू हुई, और दूसरा मेरी सिस्टर ने जो मुझे वो आदत डाली, लालच दिया पैसे का, ये वो दो चीज़ें जब मिक्स हुई तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जिद्दी दिल ने जिद करी कि मैं सिंगर ही बनूंगा, इसमें पैसे हैं। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ। पर सिंगर के साथ साथ आपने बहुत सारे टाइटल भी लिए, सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, मतलब बहुत सारे टाइटल्स लग गए हैं। वो धीरे धीरे होते गए जी। मैंने सबसे पहले मैं मीका जी का शागिर्द हूँ। हाँ। तो मीका जी के साथ मैं काम करता था। तो वो होता क्या था कि वो खुद गाने लिखते थे। तो गाने लिखते थे, कहीं उनका अगर जैसे सम टाइम आर्टिस्ट बोर हो जाता है, यार लाइन समझ नहीं आ रही क्या लिखूँ क्या, तो वो बोलते यार तू लिख दे आगे। मैं कहता जी मैं लिख दूँ आगे। अच्छा जी, हमने 4-5 लाइन लिखते थे हम, तो उसमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लेते थे और लिखे थे 3-4 लाइनें हम लिखते, फिर उसको पैच करके वो एक अंतरा बन जाता था। तो उससे एक फीलिंग आई यार गाना तो मैं भी लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट, ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने ट्राई करी। तो ट्राई में मैंने उनकी एल्बम के जो सावन में लग गए थे, उसके 2 गानों के अंतर लिख दिए मैंने। सावन में लग गई आग जो वाले। पहली एल्बम थी। हाँ। वो आई थी 98 में। हाँ। तो मैंने 2 अंतर लिखे। दैट टाइम मेरे ख्याल से मैं उस टाइम होऊंगा 17-18 साल का। अच्छा। और मैंने वो 2 गाने लिख दिए। तो मैंने जब वो गाने लिख दिए तो उन्होंने बोला वेरी गुड। तो वो एक अंदर फीलिंग आ गई कि गाना मैं लिख सकता हूँ। फिर जब मैं अलग हुआ, मैंने अपना काम अलग से शुरू किया, तो फिर उससे पहले मेरा एक दोस्त था भूपिंदर मतवाला, मैं उसका नाम मेंशन करना चाहूँगा। वो अब पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ घूमे, बहुत टाइम हो गया मुझसे मिला नहीं। पर उसके पास DD नेशनल जो हमारा चैनल है दिल्ली का, दूरदर्शन, उसके कुछ असाइनमेंट उसके पास आया, प्रोजेक्ट आया कि आपने बड़े सारे गाने लिखने हैं और किसी सिंगरों से गवाने हैं। तो उसको पता था मैं गाना लिखता हूँ। तो वो मेरे पास सुबह सुबह आता था और उसने आके मुझे उठाना सुबह 11-12 बजे, और उसने बोला ये 2 गाने लिख दो। मैंने 2 गाने लिखने, उसने मुझे 1000 रुपये दे देना, तो 500 रुपये पर सॉन्ग मुझे मिलता था। तो मैं उसमें उस बंदे ने मेरा रियाज बड़ा करा दिया लिखने का। क्योंकि वो गाने की राइमिंग और गाने का भाव, फील, वो मुझे समझ आना शुरू हो गया। तो एवरी डे वो मेरे पास आता था और 2 गाने लिखवाता था मुझसे। तो मुखड़ा वो लिख के लाता था, ट्यून बना के लाता था कि इस पे गाना बना दे मुझे। तो मैं गाना बनाता था। बाद में मुझे पता लगा कि उसने भी खूब पैसा कमाया वहाँ से, और उसने बड़े सारे सिंगर को गाना गवाया। उसी में मैंने एक गाना लिखा था, समथिंग समथिंग मेरी जान।
वो पूरा गाना मेरा बाद में ओमिका जी ने गाया, और उन्होंने बहुत सालों के 20 मतलब 15 या 20 साल के बाद जाकर उन्होंने मेंशन किया कि ये गाना मैंने दिलबाग से लिया था। तो वो गाना मैंने लिखा। तो अब वो बंदा मेरे पास आया, वो बोला कि ऐसा लिख दो कुछ टारा नाना, अरे मतलब समथिंग समथिंग लिख दो कुछ आगे। तो अब वो समथिंग समथिंग मुझे अच्छा लगा वर्ड कि समथिंग समथिंग लिख दो। तो मैंने गाना वहीं से शुरू किया, समथिंग समथिंग मेरी जान कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार, वो सोनी है सुन ले तो समथिंग समथिंग। तो वो गाना मैंने लिख दिया। वो गाना मैंने बोला ये गाना भाई तुम मुझे दे दो। तो कहता चलो आप रख लो। वो गाना मैंने रख लिया, मैंने रख के डबिंग करी। उसका ही भाई था, वो म्यूजिक करता था, मैंने वहाँ म्यूजिक एक गाना गा दिया। गाना गाकर मैंने वो गाना मेरे पास पड़ा था, उसके पास पड़ा था, उसने जाके मिक्का भाई को सुना दिया कि ये गाना एक ये भी सुनो, ये हमने बनाया। उसने तड़ी में बोल दिया, मिक्का जी ने बोला ये तो गाना मुझे चाहिए। बोला ये तो गाना दिलबाग को दिया। कहता वो तो मेरा चेला है, वो मुझे कैसे बना करेगा, उसको बुलाओ। मुझे फोन किया, हाँ भी कहाँ है? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ, आ जा यार तुझसे काम है। मैं चला गया। तब तक मैं अलग हो चुका था, अपना मतलब अपना शो बिजनेस में अलग कर चुका था। ये बात है मेरे ख्याल 2006-07 की बात है आई गेस। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। शायद 2005 की बात है। तो मैं चला गया। उन्होंने बोला कि यार एक गाना है समथिंग समथिंग। मैं क्या हाँ जी मेरा है। कहता हिंदी गाना है, तू पागल है, तू क्या करेगा गा के? मैं कहा जी मैं गाऊंगा हिंदी गाना। कहते नहीं तो अच्छा लगेगा, सरदार पगड़ी बांध के गाना समथिंग समथिंग मेरी जान, अच्छा ही लगेगा। तो डांसिंग गाना बन, दलेर मेहंदी बन, ऐसे बन। तो मुझे उन्होंने पता नहीं ऐसा मेरा सिर घुमाया। तो मैं वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, गुरु को कैसे मना करेंगे। तो मैं कहा अच्छा महाराज आप ले लो, कोई बात नहीं आप गा लो। तो वो उन्होंने गाया। तो ये म्यूजिक की जर्नी जो राइटिंग की है वो भूपेंद्र मतवाला ने शुरू कराई, और उसके जो उसने मुझे गाने दिए वहाँ से रियाज हुआ। देन परफॉर्मर वो कर्तव्य है, वो मुझे शोज करते 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 आ गई। मतलब पहले शो में जो मेरा डर था वो निकला, फिर दूसरे में और डर निकल गया, तीसरे में और निकल गया। तो करते 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 जब मैंने 20-50 शो कर लिए तो वो डर निकल गया। वो भीड़ का डर, वो ऑडियंस का डर जो होता है, जो फोबिया होता है कि आपको स्टेज का फोबिया होता है, वो सब निकल गया। तो परफॉर्मर बन गए। देन उसके बाद एक्टिंग की बात आ गई। तो वो मेरे दोस्त थे, उनकी फिल्म थी, तो उनकी मैं मीटिंग करा रहा था मनजोत से, जो फुकरे में है लड़का, अपना भाई है। तो मैंने उससे मीटिंग करानी 2017 की ये बात है। तो मेरा बॉम्बे घर होता था, मैंने वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे पास आए, मैंने कहा मैं तुम्हारी मीटिंग करा दूंगा। मेरे भाई थे, वो भी लोग दिल्ली के थे। तो मैंने बोला आ जाओ यार तुम्हारी मीटिंग करा दूंगा। तो मैंने मीटिंग रखाई। वो बाई चांस वो भाई हमारा बिजी था, अपना मनजोत, वो आज यहाँ हूँ पाजी कल वहाँ हूँ, ऐसे करता रहा। तो 2 दिन वो दोस्त मेरे साथ ही पार्टी करते रहे, खाते पीते रहे। उनको लगा यार वो हमें तो सरदार कैरेक्टर चाहिए था, आप अच्छा कर रहे हो, आप ही आ जाओ हमारी फिल्म में। हौसला उनको लगा सस्ता पड़ेगा इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई, उसके पैसे ज़्यादा होंगे, एक्टिंग में तो कम ही लेगा, इसको तो ब्रेक ही मिल रहा है। सो मैंने वो हाँ कर दी। जब मैंने वो हाँ कर दी तो फिल्म भी कर ली, तो एक्टर भी हो गए। फिर आगे प्रोड्यूसर की बात, फिर कंपनी आई, जो कंपनियां सी। मैं बहुत लंबा तो नहीं कर रहा ना बिल्कुल, हाँ ठीक है, अगर बहुत लंबा करा मैं छोड़ दूंगा। तो वो कंपनीज के पास गाने जाते थे जी, तो कंपनियों का अपना चल रहा, हाँ बैठो सुनाओ क्या लाए हो, क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, इसमें आपने यहाँ अच्छा नहीं गाया, इसका ये लाइन चेंज कर दो। तो धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि जो कंपनी के जो लोग बैठे हैं उनको खुद तो म्यूजिक का पता ही कुछ नहीं पता उनको सरगम का सा नहीं पता, वो मुझे कैसे जज कर सकते, और उनको कैसे पता कि मैंने सुर में नहीं गाया या मैंने बढ़िया नहीं गाया। उसके पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिससे वो मेरा गाना जज कर रहा है। तो मैंने ऐसे 1-2 बार बंदों को टोका, भाई तू गा कर सुना दे मुझे, अगर तुझे बढ़िया आता है तू सुना दे मुझे गाना, अगर तुझे लगता है मैंने यहाँ सही नहीं गाया तू गा दे। तो उनके पास वो कैलिबर भी नहीं वो गा सके। फिर मुझे लगा कि यार जब भगवान ने सबको दे ही दिया है तो अब इन सालों की बात समझी क्यों है, अपना गाना बनाते हैं, अपने चैनल पर डालते हैं, हटाओ क्या फर्क पड़ रहा है। गाना अच्छा होगा तो लोग सुनेंगे, गाना अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं सुनेंगे। यही बाकी चैनल पे होता है, यही बाकी हमारी जो कंपनीज हैं वो भी यही करती हैं। गाना अच्छा होता है वो ज़्यादा पुश करते हैं, अच्छा नहीं होता रहने देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लग गया पैसे हटा दो साइड में। तो फिर प्रोड्यूसर बन गए। तो लाइफ इज़ ऑलवेज मुझे मेरा मानना है कि लर्निंग है और डेस्टिनी आपको अपने आप आपकी जगह पहुंचाती है, आपकी जगह पहुंचाती है। तो हर बार मैं वो मेहनत, वो जिद, वो लगन, वो हर चीज भी काम करती है साथ में। ऑफ कोर्स वो काम करती है, वो मुझे लगता है वो ही काम करती है, जिद मेहनत। अगर मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि यार इसकी बात सुननी क्यों है, इसको सरगम का सा नहीं पता, इसको सा लगाना नहीं आता, इसको वीडियो का लेंस नहीं पता, कैमरे में कौन सा लेंस पता है, एंगल नहीं पता है इसको, ये मुझे क्यों जज कर रहा है, और मैं इसको जज करने इतनी लिबर्टी दूं क्योंकि मुझे जज करे। सही बात। सो मैं वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं,
देना नहीं किसी कंपनी को। आई एम द ओनली सिंगर जो स्ट्रिक्टली ये बोलता है कि यार मुझे किसी कंपनी को गाना देना है, भाई तुमने गाना करना है, मैं गाना बनाता हूँ। मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर को भी सेम बोलता हूँ कि गाना बनेगा, मैं अपने चैनल पर डालूंगा, खुद लगाऊंगा पैसे। जब भगवान ने सब कुछ दिया तो क्यों किसी के आगे जाके गड़गड़ाऊं, और बिल्कुल। क्या ज़रूरत है उसकी। मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी होगी, वो नाशुक्रापन भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नाशुक्रापन होगा भगवान से। भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, आप अभी मांग रहे लोगे भाई साहब थोड़ा सा हमें दे दो। वो बड़ी गरीबी फील होती, गरीबी पहले बहुत देख ली, अब नहीं देखनी। मीका सिंह को बहुत मानते हो आप, जी। मतलब मैंने जितना भी देखा आपके बारे में, आपने जी। अपना गुरु माना है, अपना भगवान भी माना है आपने जी। उनको, मतलब एक जो ओहदा, मेंटोर, सब कुछ जी। आपने माना है। क्यों इतना प्रेम लगाव क्यों उनके साथ में? सी जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया ना, एक्चुअली मैं सबसे पहले बता दूं कि आई एम द ओनली शागिर्द जो मीका सिंह का, जो हमारे में एक रस्म होती है शागिर्दों की। हाँ, हाँ। तो वो उसमें प्रॉपर मतलब गंडा बनता है, हाँ। फिर आप गुरु को कुछ गिफ्ट करते हो, गुरु आपको और गुरु फिर आशीर्वाद देता है, उसके हम्म। बाद आप उनके शागिर्द हो जाते हो। आई एम द ओनली वन जो विधिवत तरीके से उनका शागिर्द हुआ है। और उसके अलावा जितने भी लोग क्लेम करते हैं, अब तो बहुत सारे होंगे, तो उस टाइम मैं ही था उनके पास अकेला, तो मैं उनका शागिर्द बना। और क्योंकि ये डाइवर्जन, इसलिए गुरु और शागिर्द का रिश्ता शुरू कहाँ से हुआ, मैं उनका, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमारे इलाके में थे, तो मेरा बड़ा प्यार था उनसे। तो वो बड़े वर्सटाइल थे, लंबे लंबे बाल और गले में गिटार, ऊंचे हाई एंकल जूते और टाइट जीन्स, बड़ी अच्छी सी ऊपर वाइट शर्ट पहनी हुई उन्होंने और चश्मा लगा हुआ, बैठे वो रिक्शे पे होते थे। शो करने जा रहे ना, काम करने जाते थे वो, क्योंकि वो गिटार प्ले करते थे दिलेर जी के साथ भी और बड़े लोगों के साथ, तो वो बैठे रिक्शे पे होते। लेकिन उस टाइम भी उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, हमें लगता था स्वैग था कि कृष्ण भगवान रथ पे बैठा हुआ है। हमें ऐसी फीलिंग आती थी उनकी कि उनके पीछे चक्कर चल रहा है, और वो वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि हम इंस्पायर बहुत थे उनको देख के, उनकी लाइफस्टाइल को देख के, हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी वो। तो बिकॉज आई एम बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास में थे, वो भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में होंगे, लेकिन उनका जो स्टाइल था ना वो बड़ा अट्रैक्टिव था। सो मैं उनके पास गया, मेरे दोस्त ही थे, भाई थे, तो मैंने बोला कि मैंने सीखना, तो उन्होंने अपने पापा जी के पास मुझे सीखने के लिए भेज दिया। तो मुझे ड्रम आता था, तो मैंने बोला मुझे ड्रम सिखा दो जी। तो एक रोटो होता है इंस्ट्रूमेंट, अब तो वो यूज़ नहीं होता, पहले शोज पे वो यूज़ होता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि तू रोटो सीख ले, तो ड्रम प्ले करना आता है, तो रोटो सीख ले। मैं रोटो प्ले करना शुरू कर दिया मैंने। अब रोटो मैं 10 दिन प्ले कर रहा था, एक दिन वो आए, मुझे कहते यार एक बात कहूँ, तू रोटो बंद कर दे, तू गाया कर, तू अच्छा गाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं एक गाना गाता था, वो भी मिल्की सिंह का था, वो था ए तेरे बस दी निगल नी सोनिए नी, ए तेरे बस दी निगल, दिल मेरे उत्ते हाय नी केड़ी केड़ी बीती होगी, पता लगा जदों मैनू कल, ए तेरे बस दी निगल नी सोनिए नी, ए बस बस दी निगल। आई गेस ये गाना 90s में कहीं आया होगा, तो मुझे आता था गाना, मैं उनको भी यही गाना मुझसे सुनते थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला यार तू गाया कर, तू ज़्यादा अच्छा गाएगा, ये छोड़ रोटो। तो गुरु ने एक रिदम से मुझे उठाकर मुझे सिंगर वाली लाइन जगह पर खड़ा कर दिया। तो गुरु का काम होता है कि आपको जगह दिखाना, रास्ता दिखाना। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि ये नहीं, तू ये कर, इसमें तू बहुत आगे जाएगा, इसमें तेरी ग्रोथ कम है। तो मैंने वो छोड़ के मैंने म्यूजिक गाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनके पापा जी से ऑलरेडी सीख रहा था। फिर जब उनकी बारी आई कि उनको अलग करना अपना काम, क्योंकि तब दलेर पाजी के साथ वो काम करते थे, तो जब उनकी बारी आई काम करने की, तो उनके पास मैं इकलौता बंदा था जो था। तो उसी दौरान मैं उनका शागिर्द बना, उससे पहले कि मुझे आप सिखाओ म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बड़ा मुश्किल काम है, हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फिर तू गुरु शागिर्द बेटा और बाप का रिश्ता हो जाएगा, तुझे वो पूरा मत्था टेकना पड़ेगा, मुझे बहुत मुश्किल है, तेरे से नहीं होगा। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल समझाई, मैंने एग्री कर दिया, मैं कहा जी मुझे सब मंजूर है, पर मुझे सीखना है। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर शागिर्द बनाया। उसके बाद हमारे जब वो सावन में लगा एल्बम शुरू हुई, तो मैं इकलौता बंदा था उनके पास, मैं ही ड्राइवर था, मैं ही उनका कुक था, मैं ही उनका मतलब सफाई वाला था, मैं ही उनका मैनेजर था, मैं ही उनका रिसेप्शनिस्ट था, फ़ोन भी मैं उठाता था, मैं ही उनका मैनेजर था जो पाजी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं, स्टूडियो बुक कर दो, सब कार्य काम मैं ही करता था। तो वो उन्होंने वो जो रास्ता उस टाइम मेरा जो चेंज कराया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसकी वजह से आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, उसकी वजह से आज दिलबाग सिंह जाना जा रहा है। अदरवाइज आप इमेजिन करो कि अगर मैं रोटो ही बजाता रहता, तो आज मैं कहीं गली में
खो गया होता, बिल्कुल मैं बजा रहा होता, मेरा तब भी शायद होता नाम हो जाता, पर ऐसा नाम नहीं होता कि कोई मेरा पॉडकास्ट करने के लिए आ गया, बिल्कुल या मेरा कहीं इंटरव्यू हो रहा है, या मेरा कोई मुझे कॉन्सर्ट हो पैसे रहे दे के हैं। कॉन्सर्ट करा रहा है, या मेरे कोई शो बुक करा अच्छे पैसे दे रहा है, हम्म, वो सब नहीं होता। तो मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि ये जो 360 मेरी लाइफ घूमी पूरी की पूरी, उन्होंने एक लाइफ को पूरा डाइवर्जन दिया, अलग से घुमाकर कहीं और ले गए, और ये सब उनका ही दिया हुआ है। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और देखिए मैंने टैटू भी इनके नाम का कराया हुआ, मीका सिंह। हाँ मेरी बॉडी पे एक ही टैटू है, वो ये मीका सिंह। सो मैं इसलिए उनको बहुत मानता हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग जो गेम का गियर था ना, वो उन्होंने चेंज करा। उन्होंने चेंज जी। किया। एक टर्म था रिमिक्स, हाँ जी और उसके बाद में आया है रिक्रिएशन, जी। और रिक्रिएशन के डैडी आप हैं। मुझे लगता है आपने बहुत स्टडी करी है मेरे ऊपर। आई एम इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस। तो क्या है डिफरेंस? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिक्रिएशन और रीमिक्स में डिफरेंस क्या है, जी और जब आपने पहली बार रिक्रिएट किया कुछ, जी। उसके पीछे का थॉट कैसा रहा, और वो गाना भी सुनेंगे हम। जी। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रीमिक्स गाना होता है जी, जो गाना पहले आया हो उसको उसकी बीट्स चेंज की जाए, उसकी जो म्यूजिक सेंस है वो आज के हिसाब से, साउंड जो उसकी डिज़ाइन करी जाए आज के हिसाब से, जो आज प्रेजेंट में जो हम लोग स्पीकर या हम लोग जो हेडफोन या हम लोग जो गाड़ी में जो साउंड है, हाँ। उसको मैं सुने तो वो उसके पैरामीटर को टच करती हूँ, तो वो रीमिक्स होते हैं। उसको दोबारा गाना वही होता है, उसको उसी स्टाइल में गाया जाता है, किसी और सिंगर चेंज कर देते हैं, उसकी किसी और सिंगर से गवा कर, फिर हाँ। उसके बाद उसको प्रॉपर साउंड उसका उठा के पूरा प्योर मिक्स आज के हिसाब से मास्टर मिक्स करके वो गाना दिया जाता है, वो होता है रीमिक्स। रिक्रिएट होता है कि जो गाना 80s में आया था, अगर उसको आज का राइटर लिखता तो क्या लिखता, आज का म्यूजिक डायरेक्टर बनाता म्यूजिक तो कैसे बनता, आज का सिंगर गाता तो वो कैसे गाता। तो दैट इज रिक्रिएशन। आपने पूरे गाने को उठाया, उसको रिक्रिएट कर दिया। तो ये मतलब 2014 में मेरा पहला गाना आया था, थोड़ी जनी पीती है। उससे पहले लोगों को इसका मतलब नहीं पता था, तो लोग क्या करते थे, रीमिक्स गाना बनाते थे, जैसे बेरी के बीच मेरे दोस्त हैं सारे जिन्होंने म्यूजिक किया, सॉरी मैं उन तक बात पहुंचेगी, नाराज होंगे कि लोग ऐसे करते हैं। तो गाने ऐसे बनते थे कि जैसे पुराना गाना लिया, उसको नए सिंगर से गाना, नई बीट बना दी, गाना बढ़िया हो गया, अच्छी सी एक्ट्रेस पे या एक्टर पे उसको गाने को फिल्मा दिया, गाना बड़ा हो गया। लेकिन जब हमने गाना बनाया तो ये गाना हमने रिक्रिएशन किया, इसका रिक्रिएट किया, इसको ऐसे किया कि अगर आज बनता तो कैसे बनता। तो थोड़ी जनी बीती गाना हमने बनाया, नमक हलाल मूवी का गाना है। तो वो बना कैसे, उसकी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि आपने बोला कि इसमें फ़र्क क्या, और आपने बोला कि आप डैडी हैं, तो वो ये आप मतलब पहले मतलब इतने अच्छे इंटरव्यू पे किसी जगह पर पहली बार किसी ने मुझसे ये बात आगे से बोली है कि आपने ये शुरू किया, ये ट्रेंड शुरू आपने ही किया है। इससे पहले लोगों को लगता था कि मेरे गाने से पहले शायद कई गाने आ चुके हैं, मैं कहीं से इंस्पायर हुआ, और मेरे बाद जो गाने आ रहे हैं वो कहीं और से इंस्पायर हुए। लेकिन ओरिजिनली वो शुरू मैंने किया था, और वो भी ऊपर से मुझे लगता है भगवान की आमद थी, कहीं से आई कि गाना ऐसे बनाते हैं। तो शुक्रिया आपने ये बात बोली, कहीं मेंशन करी, बड़े लोग बुरा भी मान जाएंगे। मेरे बाद बड़े लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे बाद मेरा गाना सुनकर रिक्रिएशन शुरू करी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मैं बता सकता हूँ जिन्होंने रिक्रिएट गाने मेरे गाने सुनने के बाद किए। सो अब तो ट्रेंड ही हो गया, अब तो पुराने गाने को उठाते हैं, नए तरीके से बनाते हैं और फिल्मों में डाल देते हैं। तो उस टाइम पे हमने बड़े जद्दोजहद करी इस गाने को रिलीज़ करने के लिए, और जो इस गाने के पीछे थॉट ये था कि मिलन गावा अपना छोटा भाई है मेरा, तो तब उसका कोई गाना नहीं आता। तब दैट टाइम आई थिंक ही वाज 18 years old और 19 years old, तो उसका कोई गाना नहीं था। तो गाना नहीं था, वो मुझे किसी ने उससे इंट्रोड्यूस किया कि ये लड़का है। उसके पापा को मैं जानता था, जीतू बाजी को, तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारी लाइन के बड़े पुराने आर्टिस्ट हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि जीतू बाजी का बेटा है, वो बड़ा अच्छा म्यूज़िक करता है, आप उससे गाना करो। तो मैंने बोला जी मिला दो। तो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं मिलने चला गया। उसने अपने गाने सुनाए मुझे कि पाजी मैं ऐसा म्यूज़िक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका गाना सुन के, बड़ा इंस्पायर हुआ। तो कि इतना यंग टैलेंट लड़का इतना फास्ट म्यूज़िक करता है। कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ी बात थी। हमारे आज से अगर आप 2013 में जाएंगे, 2013 में हमने गाना बनाया था, तो आज 2024 चल रहा है, 7 और 4 11 12 साल पहले आप जाओगे
तो आप देखोगे म्यूजिक पे एक 17 साल 18 साल का लड़का बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो आप सोचोगे यार तो कमाल कर रहा है लड़का। सही बात है। तो उसने वो गाना बनाया, एक बीट बनाई उसने, जो ये गाने में बीट हमने यूज़ करी बाद में, और बीट के में उसने जो गाना लिखा था वो था, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, सुध बुध भी खो देगी तू, चैन खो जाएगा, ऐसे ना देख पगली। उसने ये गाना बनाया था। तो बाद में उसने इस गाने को अपने लिए गाया, लेकिन किसी और ट्यून में गाया। तो उसने ये बीट बनाई, हमने गाना वाना पूरा लिखा, सब कुछ हो गया रेडी, चलो जिसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने बोला तू माइक वाइक सेट कर, मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ। तो उसके स्टूडियो के बिल्कुल पीछे एक वॉशरूम है। तो वॉशरूम में जाकर मैंने गाना मेरे दिमाग, बीट मेरे दिमाग में चल रही थी। यहाँ उसके वॉशरूम की खिड़की है, खिड़की के पीछे टेंट लगा हुआ है, तो वहाँ शादियाँ होती हैं। तो वहाँ नमक हलाल का गाना चल रहा था, थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। तो मुझे लगा यार क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए, थोड़ी जिन्नी पीती है चोरी नहीं कीती है, ओ यारो कमीनो मैनू ता संभालो, आई डोंट वांना फॉलिंग डाउन, निन्नी जय पीती है। अब मैंने वहाँ ये थॉट, बाथरूम में ये आमद हुई ऊपर से आई आमद, कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आई, सोच कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल। तो वहाँ पर आई और मैंने इसको बाहर आके मिलन को सुनाया। मैंने कहा यार इसको अगर हम ऐसे कर, तो कहता ये तो बड़ा क्रिएटिव चीज़ हो गई है भैया, पर ये रिलीज़ कैसे करेंगे? उसका पहला सवाल था, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसका कि भैया इसको रिलीज़ कैसे करेंगे? मैं कहूँ बाद में सोचेंगे ना, पहले गाना तो बनाए, पंजाबियों का स्टाइल है, पहले कार तो सही, फिर देखेंगे बाद च क्यों होंगे। मैं तो कहा तू बना भरावा गाना, देख लेंगे बाद च क्यों होंगे। सो वो गाना बना, हमने उसी शाम को वो गाना लिखा पूरा, उसने और मैंने मिलके, मिलन और मैंने मिलके उसी टाइम रैप वैप सब प्लान किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे। हमने वो बोला कि दिल्ली वाली वाइब डालनी इसमें, कि दिल्ली जैसे आज जो मैं देखता हूँ बड़े सारे रैपर है जो वो बोलते हैं यार दिल्ली वाली वाइब, हम यहाँ से वाइब, यहाँ से वेस्ट दिल्ली है ना और ईस्ट दिल्ली ऐसे बोलते हैं वाइब आती। हमें 2006 में आ गई थी वाइब, 2011 में मैंने, ये 12 में हमने काम करना शुरू किया था मेरी एल्बम पर। तो 2011-12 में हमने वो वाइब आ गई थी हमें कि वेस्ट दिल्ली में क्या होता है। तो वो थॉट को हमने मिक्स करके वो गाना बनाया। तो यहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ रिक्रिएशन का। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं बनाए गाने, लोगों ने बहुत बना दिए वैसे गाने। वेरी नाइस, क्या स्टोरी है। एक और स्टोरी है मेरे पास में आपसे पूछने के लिए। आपका टर्निंग पॉइंट और टीना गाने से हुआ जी, ठीक है। टीना के साथ साथ आपने 4-5 और भी नाम लिए हैं जी। जानना चाहेंगे कि उन 5 में से कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी कि आपके टर्निंग पॉइंट का गाना बन गया वो? उसका नाम भी लेना है? हाँ जी लेना है। ओह, ये तो फंसने वाला काम है। ओ टीना गाने में मैंने 5 लड़कियों का नाम लिया, टीना, रूबी, डेजी, स्वीटी, प्रीति, 5 लड़कियों का नाम लिया। गाना भी म्यूजिक आ रहा है। तो उससे मेरी ऐसे बात हुई, उसने मेरा म्यूजिक करना था तो उसने मुझे बोला कि सुनाओ गाना। मैंने सुनाया ओ टीना ओ टीना, उसने भी सुना नहीं, बोला कहता है बहुत अच्छा गाना यार। तो हमने गाना, मैंने उसका स्थाई गा दिया। तो उसने बोला स्थाई तो गा दिया, मतलब आपने जो मेन स्थाई है, अंतरे कैसे करोगे? क्या हो गया तुम्हारा वोकल तो नहीं है में? तो उसने बोला कि गाना तो बड़ा अच्छा है यार, ये गाना अच्छा है, इसको आप स्थाई तो लिख दिया, इसका अंतरा कैसे बनाएंगे? मैं कहा बना लेंगे, कोई बात नहीं, आप गाना म्यूजिक तो शुरू करो। तो उसने गाने का म्यूजिक शुरू कर दिया। अब गाने का म्यूजिक हो गया। जिस दिन डब करने की बारी आई, मैं पहुंच गया डब करने के लिए। उसने बोला हाँ आगे गाना लाओ, पहले डमी गाई थी मैंने कि गाना आगे का कहाँ है। मैं कहा वो तो लिखा ही नहीं, तो लिखो फिर। मैं क्या लिखूं? कहता अब लिख। कहता भाई तुम्हारा गाना, तुम्हें बताओ क्या लिखना, मुझे कैसे पता क्या लिखना। तो मैं बड़ी देर सोचता रहा। मैं कहा यार मुझे थॉट ही नहीं आ रहा आज क्या लिखूं। वो टीना लड़की की बात तो कर दी, इसके आगे क्या लिखूं? मैं कहा तो बड़ा आम बात हो जाएगी। मैं बोलूँगा टीना तेरे बाल बड़े अच्छे, तेरे गाल बड़े अच्छे, तेरे झुमके अच्छे, है ना। मैं कहा वो तो आम बात हो जाएगी। कहते कौन थी टीना? मैं कहा अरे अपनी थी यार, अपनी गर्लफ्रेंड थी अपनी। तब बोला कि मतलब कैसी? मैं कहा ठीक थी, मतलब फ्रेंड थी, अच्छी थी, उसकी खूबी लिखी। उसने बोला कि इसमें ना नहीं, उसने, मैंने बोला कि टीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, टीना का मैंने सुना है कि भाई टीना जो है मिक्के भाई गाते हैं, वो टीना हो सकता उनकी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में खूब लिखी, बहुत गाते हैं गाना शो में। कहा अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है? मैं कहा जी मेरी तो बहुत थी। मैं कहा मेरी 3-4 थी। कहता तो तुम उनकी लिख दो, अगर उन्होंने उसकी खूबी लिखी तुम उनकी लिख दो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब जो स्वीटी थी
उसने क्या किया वो लिखा, रूबी ने क्या किया वो लिखा, डेजी ने क्या किया वो लिख दिया। तो प्रीति कैसी थी, मतलब खूबियाँ तो वो लिखी। एक उसमें स्वीटी थी जिसकी खूबी नहीं थी कोई। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उससे मुझे सच्चा प्यार हुआ, मुझे उससे सच्चा प्यार हुआ, और वो जो होता ना 11th में प्यार हुआ और 2nd 3rd ईयर तक गया, वो वाला प्यार उससे हुआ। तो उस ज़माने में होता था कि यार शादी भी इससे करूँगा, एक ही गर्लफ्रेंड, इसी से प्यार होगा, शादी करूँगा। तो उसको मेरा काम समझ नहीं आया, उसके पापा को मेरा काम समझ नहीं आया। तो मैंने बोला भी मैं एक दिन बहुत अच्छा बनूंगा, बड़ा बनूंगा सिंगर। मतलब बंदा जवानी में बोलता ही है, बचपन में, मतलब नॉट जवानी, बचपन में बंदा बोलता ही है कि वो पढ़ने वाला के देखिए, आप देखना बहुत अमीर बनूंगा एक दिन, मैं दाऊद से बड़ा, और दाऊद कह रहा अंबानी से बड़ा बनूंगा। तो बंदा बचपन में बोल देता है। मैंने भी बोल दिया कि आप देखना आपकी बेटी को रानी बना के रखूंगा, बड़ी तड़ी में बोल दिया। वो कहते बातें कम, ये बता कमाता क्या। तो कमाते क्या स्वाद है, हम कमाते कुछ थे ही नहीं। खैर उसका लड़के का कसूर नहीं, पर हमारी शादी नहीं हो सकी। तो वो उसने, मैं उसको कहता रह गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। तो वो मैं उसको बोलता रहा कि मेरे पे यकीन कर, मुझे गिव मी सम टाइम। तो हो सकता है उसके माँ बाप की तरफ से प्रेशर हो, तो वो नहीं, somehow वो नहीं हो पाया। एनीवेज जो बीत गया उसे इसकी क्या बात करनी। पर हुआ क्या कि वो हमारा वो हो नहीं पाया। और वो अब उसके बारे में क्या लगता है, लिखना जरूरी था, क्योंकि अगर मैंने 5 लड़कियों के बारे में लिखा जो सच्चा था, उसके बारे में लिखना जरूरी था। तो फिर मैंने लिखा कि वो स्वीटी साढ़े नाल ने चंगी नहीं हो कीती नहीं, यार खलोते रह गए तू लंगी चुप चपीती नहीं। फिर मैं खड़ा ही रह गया, तो चुपचाप निकल गई, कुछ बता के नहीं गई। तो ऐसे गाना लिख दिया मैंने। तो वो 5 मेरी जो रूबी थी, ओ रूबी, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। ओ रूबी तेरी की दस्सा खूबी नहीं, अख तेरी विच रहंदी सारी दुनिया डूबी नहीं। उस टाइम एक सीरियल आता मृगनैनी, तो उसकी आंखें वैसी थी, तो वो काजल भी वैसा लगाती थी, पल्लवी जोशी शायद। हाँ, पल्लवी जोशी मृगनैनी थी ना। तो उसको उसमें उसके जो जैसा काजल वो लड़की वैसा काजल लगाती थी। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। जो डेजी थी वो डांस बड़ा अच्छा करती थी। उसका नाम मैं लिखा, ओ डेजी तेरे पीछे मैं है क्रेजी, मैं हाँ क्रेजी नहीं। उसके आगे मैंने क्या लिखा, कुछ लिखा था, मतलब ऐसे डांस पे लिखा था कुछ। जो प्रीति थी उसके बाल बहुत लंबे थे, तो उसके बालों के बारे में लिख दिया। तो ऐसे वो गाना लिख दिया। तो जब गाना बन गया तो क्वेश्चन बड़े हुए मेरे पे कि 5 लड़कियों का नाम, वो तो बड़ा हाईलाइट कर दिया। 2007 में ये मेरा पहला गाना आया था। मेरे दोस्त रमनजीत सिंह रॉकी, अब तो बेचारे वो नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान की आत्मा को शांति दे। और उन्होंने मुझसे पूछा, पहला सवाल उन्होंने, ये पाजी ये 5 लड़कियां कौन है यार, किनके नाम लिख दिया आपने? क्योंकि उनको स्वीटी का तो पता था, बाकी कौन को पता नहीं पता। मैं कहा ये भी आई थी जीवन में भाई। ये कहता इनसे पहले थी। मैं कहा एक आधी पहले थी, 3-4 बात की हैं। तो मैं कहा कुल मिला के 5 तो है। तो कहता और भी है। मैं कहा नहीं, लिखने को तो मैं 8 भी लिख देता, लेकिन मीटर नहीं बना, टाइमिंग 3 मिनट में 5 लड़कियों का नाम पूरा होता। तो वो हमने वो लिख दिया गाना। तो वो उस जमाने के हिसाब से बहुत बढ़िया गाना था। वो हिप हॉप गाना था। मतलब ये जो मैंने फनी बातें करी है, तो गाने का एलिमेंट था कि हमने गाना बनाई, ऐसा था गाने, मतलब मस्ती में बना था गाना। तो मस्ती में गाने ऐसे बनते हैं। तो उसका जो म्यूजिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो गाना हमने डिज़ाइन किया था 2007 में, जब यूके का म्यूजिक बहुत हैवी था इंडिया पे, बहुत हावी था, नॉट हैवी था, हावी था बड़ा। उसमें लोग बड़े खुश थे, यार यूके से गाना बनकर आया। उस गाने को लोग बड़ा मानते थे, बड़ा। और हम कर रहे थे इंडिया में वो काम। वहाँ कंप्यूटर पे काम होता था, यहाँ पर होता नहीं था। 2007 में 6 में आई गेस, हाँ 6 में, मेरे 2004-5 में कंप्यूटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, जिसपे म्यूजिक होना शुरू हुआ। तो 2006 में वो आदित्य पुष्करना, एडी नाम है उनका, और बहुत बड़ा आज तो बहुत नाम है। तो उन्होंने इस गाने का म्यूजिक किया, हिप हॉप म्यूजिक बनाया पूरा, उन्होंने इंग्लिश म्यूजिक बनाया। उसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट हमने इंडियन यूज़ किया, तूंबी। उसके अलावा यूज़ ही कुछ नहीं किया। उस जमाने में ढोलक, तबले, ढोल, यूके स्टाइल ढोल डालो, गाने को बड़ा करना है, यही चल रहा था। गॉडी एकदम, हाँ, बड़ा, मतलब बिग ग्रैंड पंजाबी, टोटली ग्रैंड पंजाबी गाना बनता है। तो वो उस जमाने में उन्होंने गाना किया। तो वो जब गाना आया तो मुझे याद है वो चैनल भी, MTV, ETC पंजाबी उस टाइम होता था, जी पंजाबी होता था। तो जब इन चैनल पे मेरा गाना चला तो लोगों को नई साउंड मिली सुनने की। तो लोगों ने, पहले तो लोगों को 1 महीना तो समझ नहीं आया गाना किसका है, कौन है, बंदा क्या है। मुझे भी समझ नहीं आया, कोई साला स्टार ही नहीं मार रहा, मैंने तो गाना बहुत बड़ा निकाल दिया। तो उसके बाद जब वो गाना रिलीज़ हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो भगवान ने, मतलब उस गाने को बहुत प्यार मिला लोगों को। आज भी मुझे स्टेज पर गाना पड़ता है,
पता नहीं वो लड़कियां कहाँ होंगी बेचारी, और वो सुनती होंगी मेरा गाना तो भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका नाम यूज़ किया, कॉपीराइट मत मांग लेना उससे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल निकल बड़ी कर सारी आ है रही मेरे पास तो, बहुत सारी मतलब सच्ची दिल बाग बाग हो रहा है। थैंक यू मैंने बोला ना, मैं आप बैठोगे, मैं हमारे बातें अपने पास है ही क्या करने को, बातें तो है। सही बात है। क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं आप, मैंने देखा आपको छक्का मारते हुए हाँ आर्टिस्ट जी, लीग में। मैं सच बताऊं, मैं पढ़ाई से भागता था, हम्म, तो पढ़ाई से जब मैं भागता था तो बचपन में क्रिकेट बहुत खेला हूं मैं। दिल्ली की आई एम मतलब दिल्ली की अंडर 14 टीम में खेला हूं मैं। हाँ मैं तभी वो छक्का देख के मैं समझी कि कुछ तो भी प्रोफेशनल हाँ, वो लोचा है प्रोफेशनल बीच खेला में। हूं मैं, दिल्ली के अंडर 14 टीम में खेला हूं। उस जमाने में मुझे 15 रुपए मैच के मिलते थे खेलने के। मैं बता रहा हूँ, जब मैं 12-13 साल का था तब मैं खेलता था, अंडर 14 में खेला, अंडर 16 दिल्ली की टीम में खेला मैं। फिर मैं जो अपने एक यहाँ पे लीग होती है जो दिल्ली हाँ। क्रिकेट लीग की, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की लीग है, वो मैं दिल्ली लीग खेलता था। मुझे अलग अलग रेलवे की टीम मुझे हायर करती थी। जब तक मैं 12th में आया तब तक मुझे मतलब मेरे ख्याल से 80 रुपये 90 रुपये मिलने शुरू हो गए थे मैच के। अच्छा। हाँ जी, एक मैच खेलना, और मैं दिन में 2-3 मैच खेलता था। वो तो जब मतलब पहले तो ये था कि क्रिकेटर बनना है, तो फिर एक दिन उसकी भी स्टोरी है कि मैंने पापा को बोला, मुझे ना, मैं विकेट कीपर था, मैंने पापा को बोला जी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं दिल्ली की 16 की टीम, अंडर 16 की टीम में जा रहा हूँ, तो मुझे ना नए ग्लव्स, में विकेट कीपर था तो मुझे नए ग्लव्स चाहिए, नए पैड चाहिए, और बैटिंग का एक बैट चाहिए अच्छा सा। तो पापा ने बोला हाँ बेटा कितना खर्चा आएगा, तो मैंने बोला जी अप्रॉक्स मैंने कहा जी होगा 5-6 हज़ार का। तो उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक काटा, कहते बेटा 5 हज़ार को उसमें 5 लाख लिख, ये ले, इसको यूज़ करके, पैसे तो उनके अकाउंट में है ही नहीं इतने, कहता यूज़ कर कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पापा ने सरकाज़म मार दिया मेरे पर, तो मैं समझ गया कि इनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बड़े पोलाइटली मुझे मना किया। तो मुझे समझ आ गया ये बड़ा महंगा गेम है, अपने बस की नहीं है। तो फिर मैंने वो अंडर 16 में खेला, पर हमारे जिन्होंने मुझे कोचिंग दी थी, उनके बैट, उनके पैड, उनके ग्लव्स, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया अपना, तो वो लेके मैं खेला। फिर 18 जब मैं 18-19 साल का हुआ तो मैं दिल्ली क्रिकेट लीग खेला, तो उसमें मैं काफ़ी मैचेस खेलता रहा। फिर कॉलेज में गया ही नहीं, फिर उसके बाद ये म्यूज़िक का डाइवर्जन आ गया लाइफ में, तो वो छूट गया कहीं। तो अब जब मैं वो बैट बॉल पकड़ता हूँ या बॉल पकड़ता हूँ या बैट पकड़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वापस मैं उसी एरा में गया हूँ जब मैं खेला था क्रिकेट। तो वो ग्राउंड का जो फील है, मैंने दिल्ली में कुछ लीग्स होती हैं अपने आर्टिस्टों की, मैं उसमें खेलने जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, तो मुझे आज भी वही फीलिंग, मुझे यही लगता है कि जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, जब मैं अंदर जा रहा हूँ, सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे तालियां मार, चाहे कोई ना हो ग्राउंड में, मुझे लगता है यार कितने लोग देख रहे होंगे, वाह दिलबाग सिंह कुछ करके आएगा, और मैं खेल रहा हूँ, मतलब मुझे वही बड़ी ग्रैंड फीलिंग आती है, मुझे बड़ा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो ग्राउंड। तो मुझे क्रिकेट का ग्राउंड बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, क्योंकि वो गेम मुझे बहुत अच्छे गेम। मैं फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलता था, मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल में मैंने वो जो रिले रेस होती है वो भी जीती हुई है स्कूलिंग टाइम पे। तो स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था बड़ा, आज भी अच्छा हूँ मैं, आज भी मैं 8-9 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूँ ऐसे बातों में। और मैं ये एवरीडे का मेरा रूटीन है कि मैं आफ्टर जिम 7-8 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फिट हूँ। अरे वाह। क्रिकेट पैशन है, इंडिया में कौन है जो क्रिकेट नहीं खेलता? इसी बात पे हाई फाई। इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हो ना सर, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बैठ के मजा आ रहा है, मतलब अंदर से मजा आ रहा है। सच्ची बता रही हूँ, जब आप उस टेल मी समथिंग वाली बात कर रहे थे ना, मेरे पास सबूत है इस चीज का, इस गाने का सबूत है, बाहर बैठा हुआ है सबूत। रात में मैं वो ये गाना सुन के सोई हूँ, हम दोनों बात कर रहे थे काम की, और ऐसी कुछ आया, ही सेड यार टेल मी समथिंग, यार टेल मी समथिंग, वो काम की बात हो रही थी, यार ये समथिंग समथिंग करके गाना था, है ना। मैंने कहा यार मुझे बड़ा पसंद था गाना, मैंने फटाफट सर्च किया, मैंने कहा हाँ ये गाना, मैंने कहा टेल मी समथिंग, लिटरली आई विल टेल यू, रात को सुन के सोई मैं गाना। जब आप इस गाने की बात कर रहे थे ना जी, मैंने कहा बताऊंगी तो सही में। उन्होंने कभी बोला नहीं, मिका जी ने कभी कहीं पर ना, इतने साल बोला नहीं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। जी का बहुत बड़ा शो था, वहाँ शान ने ये गाना गाया, अभी शायद आप लोग जाके देखोगे तो शान जी और 3-4 लोग हैं, वो जी के एक शो पे परफॉर्म कर रहे हैं गाने को, तो वहाँ पर उन्होंने समथिंग गाना गाया, तो मिका जी ने वहाँ पहली बार मेंशन किया कि ये गाना मेरा चेला है
दिलबाग दिलबाग। सिंह उसका है और उससे मैंने छीन लिया। थैंक यू दिलबाग सिंह, आई लव यू ऐसा बोला अरे उन्होंने, वाह। वो अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ में बात थैंक यू वेरी मच, करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आपको थैंक यू है, इतनी बारिश में आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, आप आए मेरे लिए यहाँ पे, उसके लिए एक और दिलबाग बाग हो गया। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।